अच्छा जी, हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं। दिस इज तलहा अशरफज़िया एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज की जो हमारा वेबिनार है उसका जो टाइटल है वो ये है कि हम लोग एमडीकेट पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक तो बताऊंगा कि जब आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर या जिस तरह भी, तो आप लोगों ने उसको लाइक मेरा करने का तरीका क्या होता था, और अगर आपको लगे कि आपको ये तरीका बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इसको खुद भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर हम लोग कुछ पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे ताबीर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, और एंड पे फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले बताना चलूं कि टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने जो है 2019 के अंदर जो है अपना एमडी कैट दिया था और उसमें मेरे 200 में से 195 मार्क्स आए थे, और उसके बाद मेरा किंग एडवर्ड में दाखिला हुआ। टॉकिंग अबाउट कि जी सवालों को आपने जो है अटेम्प्ट किस तरह करना है। देखें, अब जब से आप लोगों का जी पीएमसी ने टेक ओवर किया है तो बहुत से जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं आप लोगों के पेपर के अंदर। हमारी बारी टाइम जो है वो कम हुआ करता था और एक एमसीक्यू के लिए तकरीबन तकरीबन 50 सेकंड्स हुआ करते थे एक एमसीक्यू के लिए। वो इंग्लिश का है, फिजिक्स का है, बायो का है या केमिस्ट्री का है। अब क्या हुआ है कि आप लोगों की जो टाइम ड्यूरेशन है टेस्ट की वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वेरस जो एमसीक्यूज है वो मेरे ख्याल है 210 है अभी तक की जो पॉलिसी है। अभी आइडिया नहीं है कि आगे जाके जो है वो चेंज होती है कि नहीं होती। तो उसमें आप लोगों को अब ये एडवांटेज है कि आप लोग अगर कोई सवाल जो है तसल्ली से करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है कि आप लोग उसको कर सकते हैं। तो अब देखा जाए कि जिस सवाल को आपने सॉल्व किस तरह करना होता है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, क्योंकि अब आप लोगों का जो एग्जाम है वो आप लोगों लाइक पेज पे नहीं होगा, वो आपके टैबलेट्स पे होता है। तो आप लोग अंडरलाइन नहीं कर सकते, कोई निशान नहीं लगा सकते। तो करने का सबसे जो पहला तरीका है ना, आपने जो अपना एमसीक्यू सॉल्व करना है, दैट इज कि आपने जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है और एंड तक पढ़ना है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें पहले जो है उसने एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपको जो है उसने पूरी एक लाइन बताई हुई है, एंड में एक छोटा सा वर्ड लिख देते हैं अक्सर जो है एक्सेप्ट। अब ये अगर आप लोगों को ऑडियो का इशू आ रहा है तो वो आप लोग सेटिंग जो है उसको चेंज कर लें। मेरा ख्याल है कि आई एम ऑडिबल टू एवरीवन एल्स। अच्छा, तो वो मैं बता रहा था कि आपका जो पूरी स्टेटमेंट है वो इतना बड़ा उन्होंने जो है उसका एक बैकग्राउंड बताया होता है, और फिर छोटा सा जो है एंड पे वो लोग लिख देते हैं कि जी आपका जो एक्सेप्ट लिखा होता है, जिसकी वजह से जो पूरा जो आंसर होता है या क्वेश्चन होता है उसकी पूरी जो एसेंस है वही बदल जाती है। जहां पे पहले आप उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे और उसका आप जवाब जो है देने लगे थे, जब एक्सेप्ट लिख दिया इसका मतलब है कि आपने ऑपोजिट वाली चीज को जो है आपने तलाश करना है। तो एक तो ये होगा कि आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, चूंकि आप लोग उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, आप लोग कोई निशान नहीं लगा सकते। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और एंड तक पढ़ें। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने जब स्टेटमेंट को पढ़ लिया, आपने पहले अपने जहन में एक दफा रिकॉल करना है कि यार जो मेरी नॉलेज है, विदाउट इवन लुकिंग एट द ऑप्शंस, आपने सोचना है कि यार फलां स्टेटमेंट है, इसका आंसर जो है ना ये बनता है। अपने जहन में सोच लें कि जी आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा अपनी नॉलेज के हिसाब से स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। फिर आपने क्या करना है, अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, ABCD, आपने सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अब मैं अगेन ये कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा है, जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे गलत हो गया तो बाद में जो है फिर रिग्रेट होता है। आराम तसल्ली से चारों ऑप्शंस को आपने पढ़ना है। फिर आपने क्या करना है, जो द टेक्निक आई यूज टू यूज वाज कि आपने पहली ऑप्शन पढ़ी, आपको लगा कि यार ये इसका जवाब नहीं बनता, आपने उसको क्रॉस कर देना है। यानी अगेन आप अपने जहन में करेंगे क्योंकि टैब के ऊपर हो रहा है तो आप क्रॉस तो नहीं कर सकते कि भी इसका आंसर जो है ए नहीं बन सकता। अच्छा यार बी जो है ना ये इसका आंसर हो सकता है। अच्छा यार सी जो है ये भी इसका आंसर नहीं बनता। यार ये डी जो है ना ये भी आंसर हो सकता है। आपने क्या किया, आपने चार ऑप्शंस में से अपने जवाब को दो ऑप्शंस तक लिमिट कर दिया। अब आपने अपनी जो नॉलेज है बुक की, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आपने उसको अप्लाई करके जो है वो जो दो ऑप्शंस हैं आपने उसमें से देखना है कि विच वन इज द बेटर ऑप्शन, ये वो कौन सी चीज है जो आपकी बुक में लिखी हुई थी, कॉन्सेप्ट्स में थी, आपने कहीं पास पेपर्स में पढ़ी, आपके किसी लेक्चर में आपने उसको सुना। तो ये जो तरीका है ना वो मेरा ख्याल है कि हेल्पफुल होता है कि जब आप
अपनी ऑप्शंस जो हैं उसको 4 से रिड्यूस करके 1 या 2 तक ले आएं, ताकि आपके लिए आसानी, और फिर आप उसमें से जो है बेटर ऑप्शन चूज कर सकें। और आई गेस ये जो है, चूंकि आप लोगों के पास टाइम इनफ होता है, तो आप लोग इसको बड़े आराम से जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब बच्चों का जब दाखिला हुआ किंग एडवर्ड में हमारी यूनिवर्सिटी में, और हमने जब उनसे पूछा कि ये बहुत ज्यादा जो इशू बच्चों को फेस करने को मिल रहा था कि जी उनके जो हैं वो स्किप करने की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है, तो उनका भी यही कहना था कि उन्होंने एमसीक्यूज को स्किप भी किया था और एमसीक्यूज की ऑप्शंस को चेंज भी किया था। तो मेरा ख्याल है कि और ये हमने चीज पीएमसी के जो चेयरमैन है उनसे भी कंफर्म की थी, तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास इनफ टाइम है, अगर आपको कोई सवाल जो है अगर कोई वो मुश्किल लगता है तो आप जो है उसको एंड के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगेन आप लोगों के पास टाइम इनफ होगा एक एमसीक्यू के लिए। मोर देन 1 मिनट या 2 मिनट्स होंगे तो आप उसको बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। इसी तरह छोटी सी और बात भी है कि बायो, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स कम और आपकी नॉलेज जो है या आपकी लाइक, ये ऐसे इनके एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं है, आप सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हो और आपको फौरन से जो है जवाब की समझ लग जाती है। तो इसलिए जो है कोशिश करें कि जब आप अपना टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब आप अपना एग्जाम भी दे रहे होंगे तो इन एमसीक्यूज को जो है आपने यहाँ से टाइम सेव करें, और उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, क्योंकि उसमें जो है इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, और उसमें फिर आपको वर्किंग वगैरह के लिए जो है ना इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जी पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं, आप लोगों ने कभी भी पास्ट पेपर्स को ये समझ के सॉल्व नहीं करना कि जी हम लोग अगर पास्ट पेपर कर लेंगे ना तो हमारा जो एग्जाम है उसके अंदर पास्ट पेपर्स वाले सवाल उठ के आ जाएंगे। जब तक यूएचएस थी तब तक ये बात बहुत सच थी। अगर आप लोग बहुत पुराने पास्ट पेपर्स निकालेंगे 2013, 14, 15 के, तो आप लोग देखेंगे कि 1 एग्जैक्ट बुक की लाइंस, 2 पास्ट पेपर्स वाले सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो ये चीज पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और तब जो है बच्चों का तो एम्फोसिस बहुत ही ज्यादा होता था कि जी हमने पास्ट पेपर्स करने हैं, और चूंकि पेपर में तो उठ के उसमें से भी सवाल आने होते हैं। अब मेरा ये मानना है कि पास्ट पेपर्स करने की दो वजूहत होती हैं। एक ये कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब कोई किसी भी एकेडमी के टेस्ट वगैरह आप लोग कर लें, जब तक आप लोग पास पेपर्स नहीं करेंगे आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि जी किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं आपके एक्चुअल एग्जाम में। एकेडमीज के टेस्टों की जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो अक्सर ज्यादा रखा जाता है ताकि बच्चे जो है ट्रेन हो जाए तब तक जो उनका फाइनल एग्जाम है। पास पेपर्स करेंगे तो पता चलेगा कि जी आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, आपको पता चलेगा सवाल किस तरह के आते हैं। आपको ये भी आइडेंटिफाई आप लोग कर लोगे कि आप लोग किस तरह के सवाल सॉल्व करने में आपको मुश्किल हो रही है, कौन से सवाल आराम से हो रहे हैं। और ये भी आपको पता चल जाता है कि जी किस चैप्टर से जो है सवाल ज्यादा आए, किस चैप्टर से आउट ऑफ सिलेबस आए, किस चैप्टर से सवाल जो है वो थोड़े आए, उनकी इंपॉर्टेंस कम थी, वेटेज कम थी। फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया प्लांटी जो है पिछले 2-3 सालों से जो है वो सिलेबस में इंक्लूड होता है, लेकिन उसके सवाल जो है बहुत कम आते हैं। तो ये चीज आपको पास्ट पेपर से पता चलती है कि जी इन सवालों की जो है वो इम्पोर्टेंस जो है, सॉरी इन टॉपिक्स की जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। इससे बहुत बेहतर है कि आप लोग पहले बाकी सारा सिलेबस करें और फिर उसको जो है आप लोग आराम से जो है कर सकते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस ये बहुत ज्यादा आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों ने आप लोगों को सवाल किस तरह के आएंगे, आपने उनको किस तरह करना है। सिलेबस के हवाले से आपको पता चल जाएगा कि किस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, एंड ऑल दैट। तो ये तो हमारा हमने बात कर ली कि जी एमसीक्यूज को जब सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या होता है, और दूसरा हमने बात कर ली कि जब हमने पास्ट पेपर्स करने हैं तो उसका उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पास्ट पेपर्स, एक और बात कि पास्ट पेपर्स कोशिश कीजिएगा कि करिए, करें तो जरूर, लेकिन आप जो हैं जो आप लोगों का है पास्ट पेपर्स आप लोग करें जरूर, लेकिन कोशिश करें कि जो रिसेंट सालों में जो एग्जाम आप लोगों का हुआ है ना, स्पेशली द वंस व्हिच हैव बीन कंडक्टेड बाय पीएमसी, क्योंकि पीएमसी का जो क्वेश्चन बैंक है वो काफी हद तक जो है हर साल सेम ही रहेगा। काफी हद तक अगेन कोई बहुत मस्त बात नहीं होती कि जी बिल्कुल ही सेम होगा, लेकिन एक क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें से सवाल उठ के आते हैं। तो उससे कोशिश करें कि जो रिसेंट मोस्ट जो पहले पास पेपर्स हैं पहले उनको करें, 18, 19, 20, 21 का। और फिर उसके बाद जब अगर आपके पास बहुत टाइम और आप लोग मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है पुराने पेपर्स कर सकते हैं। तो पास्ट पेपर्स का मतलब है कि जो बच्चों को एक्चुअल एग्जाम में जो सवाल आए थे वो किसी ने पूछा हुआ था कि ये पेड टेस्ट तो नहीं, पेड टेस्ट इज अ सेपरेट थिंग, वो आप लोग करना चाहते हैं वो लोग आप लोग जरूर करें।
दैट वोंट काउंट एज द पास पेपर। पास पेपर वो होता है कि जब बच्चे अपने एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने गए तो तब उन्होंने जो जो सवाल उनको एनकाउंटर किए। पिछले साल 30 दिनों का एमडी कैट था, हर दिन के 2 सेशन थे और हर बच्चे को सवाल भी अलग अलग आया करते थे। ये भी एक बात कर लें कि एक ही सेंटर में जितने भी बच्चे बैठे हुए सारों को सेम सवाल नहीं आए थे, हर बच्चे को अलग अलग सवाल आए थे। तो इस चीज को भी जहन में रखना है कि आप लोगों के पास बैंक बहुत बड़ा है। वो पास पेपर्स वगैरह जो है 2021 के, वो तो 60+ पास पेपर्स होंगे। और जहां तक बात है आप लोगों के इससे पहले सालों के, तो वो एक एक पास पेपर जो है वो होगा पर ईयर का, वो सारे बच्चों ने एक ही पेपर किया था। अब ये सारा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जी पेपर करने का जो तो तरीका वगैरह एंड ऑल दैट। क्वेश्चंस जो है प्लीज एंड के लिए रखिएगा, तो मैं एंड पे उनको जो उनका जवाब दे दूंगा। अभी मैं एक दफा ये सेशन कंप्लीट कर लूं फिर मैं उस पे आ जाऊंगा। तो अब सारा मैंने आप लोगों को बता दिया कि सवाल को सॉल्व किस तरह करना होता है। और एक हमने ये भी देख लिया कि जी पास पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन जो आज की चीज थी, वो थी हमने पास पेपर्स सॉल्व करने हैं। ताबीर एकेडमी का अभी जो है मैं वेब पेज खोलूंगा, उस पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। एक तो उनके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा और दूसरा फिर आपको मैं आप लोगों के साथ मिलके कुछ पास पेपर्स करूंगा। मेरी नॉलेज, मैं तो थर्ड ईयर एमबीबीएस में आ चुका हूँ, मेरी नॉलेज शायद एफएससी या एमडी कैट के सिलेबस की बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि खुद भी सवालों का जवाब दे सकूं। और दूसरा ये कि आप लोगों के साथ मिलके तो यूं होगा कि सवाल आप लोगों की मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, आप लोगों के सामने आएगा। आप लोगों को जो भी आंसर लगा कि उसका जो क्लोजेस्ट है या जो ठीक लगेगा, जो मेजोरिटी आंसर देगी, फिर हम उसको चूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जी उसके अकॉर्डिंग के वो आंसर ठीक है या नहीं है, और फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और फिर ये है कि 2018, 19, 20 और 21 के जो पास पेपर्स हैं वो tabeeracademy.com का एक बंडल है एमडी कैट पास पेपर्स का, उस पे अवेलेबल है। अभी हम लोग उसको ओपन करेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं वो सवाल की स्टेटमेंट आएगी, जवाब दीजिएगा, मिल के उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ताबीर एकेडमी के ऊपर जो एमडी कैट पास पेपर्स का जो बंडल प्रेजेंट है, वो जो गूगल या कहीं और से पास पेपर्स मिलते हैं उससे किस तरह डिफरेंट एंड बेटर है। तो अब हम लोग चलते हैं ताबीर एकेडमी के वेब पेज के ऊपर। अच्छा जी, ये हम लोगों ने अब खोल लिया है ताबीर एकेडमी का एमडी कैट पास पेपर्स का बंडल जो है। और इसमें ये है कि जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो इंटरफेस है वो डिफरेंट आएगा। चूंकि मैंने वो ऑलरेडी अपनी जो सब्सक्रिप्शन वगैरह उसके लिए अप्लाई कर दी है, इसलिए जो है मेरे पास ये डायरेक्टली ओपन हो गया। अब अगर हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं कि जी चूज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले ये कुछ एमसीक्यूज मैंने चूंकि सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे जो है ये लिखा आ रहा है कि जी 0.7% जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा फिर आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाती है, ऑल वाली आ जाती है। इसमें यह है कि रैंडमली जितने भी पास पेपर्स ताबीर एकेडमी के ऊपर अभी अवेलेबल हैं, उसमें से रैंडमली आपसे जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके अलावा फिर आ जाते हैं 2018 के पास पेपर। इसमें आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। 2019 है, 2020 है और 2021 है। और इसमें भी अगर हम इनको सेपरेटली ओपन करेंगे तो वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के पास पेपर जो है उस पर आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं और ट्राई करते हैं कि हम लोग सवाल को सॉल्व करें। इसके साथ साथ एक और भी चीज बताता चलूं कि ताबीर एकेडमी का जो एक बहुत अच्छा फीचर है वो ये है लर्निंग बॉक्स और लर्न कॉन्सेप्ट वाला। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप लोग कोई सवाल अगर सॉल्व करते हैं, फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये सवाल आ गया कि जी चूज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी, फिर आपने जो 4 ऑप्शन हैं उसको बारी बारी पढ़ के देखना है कि यार ये इसमें से ठीक ऑप्शन कौन सी है और इसमें से गलत ऑप्शन कौन सी है, क्लोजेस्ट कौन सी है, बहुत ही गलत कौन सी है। अब हम इसमें फॉर इंस्टेंस अब लगा लेते हैं कि जी आर्टियोल्स मेटार्टियोल थ्रू थोरोफेज चैनल। अच्छा फॉर इंस्टेंस अब अगर हमने लगा दिया है, हमने ए को लगा दिया, ठीक है। इसमें से आप लोगों को एक चीज तो पता चल जानी चाहिए कि जी आप लोगों की जो डी ऑप्शन थी मेरे नजदीक जितना मुझे याद पड़ रहा है, दैट इज रॉन्ग। मेटा आर्टियोल्स मेरे ख्याल में बाद में आती हैं, आर्टियोल्स पहले आती हैं। अगेन मैं इसको सबमिट कर देता हूँ।
अच्छा जी, ये आ गया कि जी मैंने जो आंसर लगाया दैट वाज करेक्ट आ गया। और ये अब आ जाता है कि वुड यू लाइक टू फर्दर लर्न द कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है कि आप चाहते हैं कि जी आपको एक्सप्लेनेशन दी जाए कि जी आपने जो जवाब ठीक लगाया भी है वो किस वजह से ठीक है। बहुत से बच्चे जो हैं वो तुक्के शुक्के भी लगा देते हैं। हमने भी अपने टेस्टों में तुक्के बहुत लगाए थे, हमने अपने एग्जाम के अंदर भी तुक्के काफी लगाए थे, लेकिन अगेन वो चीज है एंड के लिए। अब हमने फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर हमने तुक्का लगाया फॉर इंस्टेंस, और जी यहाँ पे ये आ गया कि जी आप लोग इसको फर्दर लर्न करना चाहते हैं, हमने कह दिया जी यस हमें बताएं। अब जी लिखा आ गया क्वेश्चन क्या था, ये लर्निंग बॉक्स का फीचर ये है। क्वेश्चन आ गया कि जी पाथवे क्या है, करेक्ट आंसर उसने लिख दिया और उसने बता दिया कि एक्सप्लेनेशन क्या है। आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्टीरियोल्स एंड देन इनटू मेटा आर्टीरियोल्स व्हिच एम्प्टी इनटू कैपिलरीज थ्रू द थ्रू फेयर चैनल्स। अब अगर तो हम गॉट इट को दबा देंगे, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको ऑलरेडी आता था, आप समझ गए उसको, और ये आपको जरूरत नहीं है इसको ना रिवाइज करने की। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मैंने तुक्का मारा था और मुझे लाइक ये चीज नहीं पता थी, मैंने तो एम ही कर दिया, इसको आपने कर देना ऐड टू द लर्निंग बॉक्स। अब क्या होगा, ये जो लर्निंग बॉक्स राइट साइड पे बना आ रहा था उसमें ये एमसीक्यू जो है ऐड हो जाएगा। ये इस तरह ही है कि जब आप कोई अगर पेज के ऊपर, ये कोई आप कोई है प्रैक्टिस पेपर वगैरह आप लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें आप लोग देखते हैं कि यार मुझे जो है ना एक नंबर जो है वो उसमें आप लोग एक पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें आपको आता है कि जी यार मुझे ये सवाल समझ नहीं आया। तो हम लोग जब जब एकेडमी में हुआ करते थे तो हम लोग उसको एक रजिस्टर पे लिख लिया करते थे कि जी ये वाला सवाल था, इसका ये असल आंसर था और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है सर ने ये दी थी। अब वो सारे काम जो है ताबीर एकेडमी पे बड़े आराम से हो जाते हैं। आप लोगों को पास पेपर मिल गए, आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल गया, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई, और आपको अलग से कहीं पे इस चीज को लिखना भी नहीं पड़ रहा। ये सारा कुछ आपके पास जो है साथ साथ सेव होता जाएगा, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चल सके कि मेरी डेफिशिएंट चीजें क्या हैं और मेरे एमसीक्यूज गलत कौन से है, कौन से टॉपिक्स जो हैं जिन पे मैंने ज्यादा काम करना है। अच्छा जी, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय। अब ये आप लोगों का सवाल आ गया अगेन बायो का आ गया, और ये आ जाता है आप लोगों का फ्रॉम स्टमक ड्यूडेनम तो नहीं था। अब चले इसका हम लोग अगर लगा देते हैं, आई गेस पेनक्रियास लगा देते हैं, सबमिट करते हैं। अच्छा जी, अब उसने कह दिया कि जी आपका ये आंसर गलत है। अब क्या लिखा गया, ओ इनकरेक्ट आंसर, लेट्स लर्न द कांसेप्ट टुगेदर एंड इंक्रीज योर स्कोर। लेटर आप लोग कर देंगे तो ये जो ऑप्शन है ये हट जाएगी, और फिर आपको जो है इसका जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह वो नहीं मिलेगी। आप लोगों ने इसको यस को दबाया। अब उसने बता दिया कि अच्छा यार इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है स्टमक ने सिक्रीट करना होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इट इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। इसको हमने कर दिया लर्निंग बॉक्स में ऐड। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करें थ्रू ताबीर एकेडमी, तो आप लोगों को समझ लग रही है कि यार ये हमने चीजों को ये अब देखें, ये आप लोगों का आ गया लर्निंग बॉक्स का फीचर, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय। इस पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस पे आप मैंने क्लिक किया तो ये लर्निंग बॉक्स खुलाया कि हाँ जी जी ये मुझे समझ लग गया, सर मैंने ये गलती की थी और ये सारा कुछ हुआ था। ये आपने रिज्यूम को दबाया, अगला सवाल आ गया, और इस तरह ही है फिर आप लोग जो है आगे चलते जाएंगे तो ये सवाल आते जाएंगे। अब मैंने चूंकि ऑल वाली ऑप्शन को किया हुआ है, जो हमारी है ये वाली ऑप्शन जो है, इसलिए जो है ये एमसीक्यूज रैंडमली आ रहे हैं, और ये लाइक कोई डिफाइंड नहीं है कि जी किस साल से आ रहे हैं। तो अब हम लोग अगला एमसीक्यू करते हैं कि जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द। मुझे इतना याद है कि इसका मीजोफिल आंसर नहीं था, इसका जाइलम आंसर बिल्कुल भी नहीं था, और एंडोडर्म भी इसका आंसर नहीं था। स्टोमेटा इसका आंसर था। अब देखें चूंकि आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों की जिंदगी का शायद ये सबसे अहम पेपर होगा, स्पेशली फॉर दोज जो कि टॉप मेरिट किसी कॉलेज में आना चाहते हैं। अब आप लोगों के पास चूंकि टाइम ऊपर आप देख सकते हैं कि ये काउंटर भी चल रहा है टाइम वाला, तो आप लोग देख सकते हैं कि जी आप लोगों के पास टाइम है। और ऑल्दो ये एक ऐसा सवाल है जो आपका टोटली नॉलेज बेस्ड, और आप इसको फौरन से करके जो क्लिक करते स्टोमेटा पे और आप लोग आगे चले जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने बाकी जितनी भी ऑप्शंस आपको नजर आए आपने उनको क्रॉस आउट किया, और आपने जो फिर आपने देखा कि यार पीछे जो सही ऑप्शन है ना वो सिर्फ एक ही बच रही है। हाँ जी, अब मैंने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। अब हमने कह देना है कि जी हाँ जी हमने कॉन्सेप्ट को फर्दर लर्न करना है। और मैं वैसे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ताबीर एकेडमी को यूज करें तो इस लर्निंग बॉक्स के जो फीचर है इसको जितना ज्यादा आप लोग यूज कर सकते हैं करें। चाहे आपको वो सवाल का जवाब जो है आता है, आपको नहीं आता था, गलत हुआ ठीक हुआ, यूज करें और इस चीज को लर्निंग बॉक्स में ऐड करते जाएं, ताकि आप लोगों को कोई पता नहीं, आप लोगों को आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है एक चीज के बारे में वो गलत भी हो सकता है। एक तो ये है ना कि आपने एक सवाल जो है उसको गलत अटेम्प्ट किया, दूसरा ये है कि आपने सवाल का आंसर तो ठीक लगाया और तुक्के से लगाया, और तीसरा ये होता है कि आपने सवाल का आंसर ठीक लगाया लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था। तो आप लोग अगर ये
एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो शायद आप लोगों का कोई जो रॉन्ग जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक भी हो सकता है इसके थ्रू। तो इस फीचर को आप लोगों ने जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं करें, और ये जो चीज है आपको काफी हेल्प करेगी इस सारे में। द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा जी, अब हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, उसने पूछा हुआ है ओनली वेन, ठीक है। पहली बात तो ये आ गई, हमने वेन्स को जहन में लेके आना है। दूसरा उसने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं अगर अपने टॉप ऑफ द माइंड से भी सोचूं ना, तो मुझे पता है कि इसका आंसर पल्मनरी है। हमने पल्मनरी पे क्लिक किया और हमें पता है कि जी फेमरल नहीं है, रीनल नहीं है, आइलियक नहीं है। एक और भी चीज आपने करनी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पास्ट पेपर्स की, तो आप लोगों ने ये गौर करना है कि जो रॉन्ग ऑप्शंस है ना उनको भी जहन में रखना है। अब जैसे किसी को ये पता हो सकता है कि यार फेमरल और रीनल जो है ना, ये तो मुझे पता है कि ये रॉन्ग है, आइलियक का मुझे नहीं पता कि यार ये करेक्ट है या रॉन्ग है। लेकिन जब आपने आंसर निकाल लिया, आपको पता चल गया कि यार जो ये आइलियक वेन होती है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये भी एक तरह से आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको आज से पहले नहीं पता था कि जी आइलियक क्या होती है, किधर होती है, ऑक्सीजनेटेड है, नॉन ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन अब आपको पता चल गया कि जी अब आइलियक आएगी जहां पे भी, तो मुझे पता होगा कि यार रीनल फेमरल वगैरह तो मेन में ना, ये आइलियक का नाम मैंने पहली दफा सुना है, लेकिन ये भी काम वही करती है जो बाकी सारी करती हैं। पल्मोनरी हमने सबमिट करवा दिया, लर्न द कॉन्सेप्ट फर्दर, और अब उसने हमें बता देना है कि जी ऑल वेन्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ऑल आर्टरीज कैरीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी। अब देखें आपको यहाँ पे उसने दो चीजें बता दी। इन अ वे आपने यहाँ पे 2 से 3 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। आपको ये पता चल गया कि जी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्सेप्शंस हैं, और इस तरह आपने यूं समझ लें कि 2 आप लोगों के जो एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिए। तो इस चीज से आपको एक और भी अंदाजा हो रहा होगा कि पास्ट पेपर्स जो हैं एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अकेडमी, ये जो प्रैक्टिस बुक्स वगैरह होती हैं वो कितने सिंपल हैं। अभी जितने भी मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ ये सारे मैं पास्ट पेपर से कर रहा हूँ। मुझे एमडी कैट का पढ़े हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी थोड़ा बहुत आइडिया है। और वैसे भी ये चीजें हम लोग चूंकि एमबीबीएस में आने के बाद भी इनको मजीद डिटेल और डेप्थ में पढ़ते हैं, तो इसलिए भी आइडिया है। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जिस तरह वो एक भगवा बनाया होता है कि जी पता नहीं पास्ट पेपर्स हैं और एमडी कैट है तो पता नहीं क्या ही है। तो ये अब जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो ये गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना लोग जो है या टीचर्स वगैरह जो है उन्होंने इसको बनाया होता है। अच्छा जी, which of the following blood vessels have the highest pressure of blood? We know जहां से हार्ट ने पंप करना शुरू करना है ब्लड को, द फर्स्ट आर्टरी जो एनकाउंटर करेगा उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाईएस्ट होगा। एंड आई होप कि मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा जी, उसने कहा है कि which of the following blood vessels, सॉरी अच्छा ब्लड वेसल्स है। वेन्स का तो हम लोगों को वैसे ही ऑलरेडी पता है कि उसका जो प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है, तो वेन्स या वेना कावा जो है या पल्मोनरी वेन तो ऑप्शन से वैसे ही बाहर है। और फिर अब हमने जो है इसको एयोटा लगा दिया और हमने इसको सबमिट करा दिया। उसने कह दिया अब जब ये ग्रीन आ गया इसका मतलब ऊपर के आपने जो आंसर लगाया था वो ठीक है, अगर वो रेड आता है इसका मतलब गलत है, आपने कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया। अब उसने बता दिया कि जो एयोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है बिफोर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल बॉडी, और इसने हाई क्वांटिटी में रिसीव करना है इसलिए ब्लड प्रेशर हाई है। तो ये कल को अगर कोई एमसीक्यू इससे रिलेटेड मॉडिफाई भी होके आ जाएगा तो आप लोग उसको भी बड़े अच्छे से जो है सॉल्व कर पाएंगे। Which organ is called as the body's thermostat? ये तो हाइपोथैलेमस होता है, अभी मैंने लगा दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना चाहिए यार ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये तो नहीं है, नहीं है। ये देखें, ये हम इसको यूं कर लेते हैं कि हमने इसको क्लियर, अच्छा ये हमने देख लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है। किडनीज तो बिल्कुल भी नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड नहीं है यार, एड्रिनल ग्लैंड भी नहीं बनता। पीछे का ऑप्शन बच गई हाइपोथैलेमस। तो हमने इस तरह करके ना उसको सबमिट करवा दिया। ये हमने इसको सबमिट करवा दिया, और अब उसने हमें बता दिया कि जी ये जो है बॉडी को रेगुलेट करते हैं उसके टेम्परेचर को, और ये एक्ट करते हैं थर्मोस्टेट। गॉट इट किया, और अब हमें जो है अगला एमसीक्यू मिल जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग करते जाएंगे। द मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स इज कॉल्ड, ये होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जितना मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की जो हमारी हिस्टो एमबीबीएस की उसमें भी पढ़ा था। अब क्या है, आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने देखा कि ऑस्टियोब्लास्ट यार इसका आंसर नहीं है, ऑस्टियोजेनिक्स नहीं यार ये भी आंसर नहीं है, ऑस्टियोसाइट्स नहीं यार ये भी सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। अब क्या हुआ, अगर तो इसका आंसर ऑस्टियोक्लास्ट ठीक है, आप लोगों ने एक चीज ये सीखी कि यार ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना वो इसका राइट आंसर है, एंड वो आपको समझ लगी। इससे आपको एक चीज और भी पता चलेगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, और ये जो ऑस्टियोजेनिक्स जो है। ऑस्टियोजेनिक्स तो मेरे ख्याल है सेल होते नहीं है, तो स्टडी ऑफ इसको कहेंगे
लेकिन जो ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट जो है, हमें ये भी पता चल गया कि जी ऑस्टियोक्लास्ट मल्टीन्यूक्लिएटेड है, और हमें ये भी पता चला कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। इस तरह हमने सबमिट किया। हाँ ओ, अच्छा अब ये देखें, अब अगर मेरा फॉर इंस्टेंस ये गलत हो गया, अब हमने देख लेना है कि यार ये गलत क्यों है। उसने कहा कि जी ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स। अब उसने बता दिया कि जी ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन डिसॉल्विंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल्स। अब फॉर इंस्टेंस, अब ये एक ऐसी चीज है कि जो हम लोग जब हमारी तैयारी वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग यूजुअली जो है ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह में आके ना, यार मुझे तो पता ही। अब जैसे देख लें, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार इसका आंसर जो ऑस्टियोक्लास्ट होगा, लेकिन अब मैंने जब किया तो मुझे पता चला कि यार ये गलत है। नाउ दिस इज समथिंग जो मैं लर्निंग बॉक्स में ऐड करूंगा कि यार मैंने इतनी अच्छी तैयारी की और मैंने सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन मेरा फिर भी ये एमसीक्यू अगर गलत हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक है। इसका ये मतलब है कि मैंने इस एमसीक्यू को एक साइड पे नोट कर लिया, मैंने उसको दोबारा पढ़ना है, मैंने जब अपना पेपर देने जाना है मैंने उससे एक दिन पहले ये सवाल पढ़ के जाना है, मैंने जो है ये वाला जो चैप्टर है इसको दोबारा गौर से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, डायग्राम्स को देखना है, टेक्स्ट को पढ़ना है, क्योंकि मेरी नॉलेज जो इस चैप्टर के बारे में वो कम है। कोई एमसीक्यू गलत हो, कभी ये मत सोचेगा कि यार मेरा गलत हो गया और मैं तो डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। गलत करना इज टोटली फाइन, उस गलती से कुछ ना सीखना, दैट इज वेयर यू डूइंग इट रॉन्ग। आपने कोई गलती की, उसको एक्सेप्ट करें। अब ये नहीं कि जी मैं कहूँ कि जी ये ऑस्ट्रियो क्लास मैंने गलत किया, मैं सेशन ही छोड़ के चला जाऊं कि यार मेरी तो बेइज्जती होगी। नहीं, एक चीज मुझे नहीं आती, मैंने उसको साइड पे लिखा, मैंने एक्सेप्ट किया कि यार मेरी ये चीज डेफिशिएंट है, और अब जो है मैं इसको जब अगली दफा वो चैप्टर पढ़ूंगा या रिवाइज कराऊंगा तो मैं इसको गौर से करूंगा। Chief material present in the cell walls of plants, fungal and prokaryotic cells are। अब मुझे अब इसका, चूंकि ये हम लोगों ने प्लांट्स वगैरह तो अब लाइक नहीं पढ़ते हम लोग एमबीबीएस के अंदर, तो मुझे अब इसका फॉर इंस्टेंस जवाब जो है नहीं आ रहा। मैं इसका फॉर इंस्टेंस जवाब लगा देता हूँ जी। अच्छा सॉरी, उसने कहा सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर हमें पता है फॉस्फोलिपिड्स, प्लांट्स के अंदर है फंगल है। चलिए फॉर इंस्टेंस मैंने लगा दिया, इसका लगा देता हूँ लिपिड्स, फॉर इंस्टेंस मैंने लिपिड लगा दिया, सबमिट कराया, गलत हो गया। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो फॉस्फोलिपिड होगा, लेकिन हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। अच्छा पॉलीसेकेराइड, अच्छा फॉर इंस्टेंस अब देखिए अगेन ये मेरा गलत हो गया। उसने बता दिया कि फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, plant cell wall is made of cellulose, the bacterial cell wall is made of peptidoglycan, all of these have polysaccharides in them। तो आप लोगों को ये चीज समझ लगी कि यार ये देखो फंगल में काइटिन आ गया, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोस आ गया, बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन आ गया। एमसीक्यू गलत हुआ, हम ये नहीं लेके बैठ गए कि जी यार मेरा तो गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने क्या किया, हमने देखा कि यार अच्छा हमें एक पॉइंट पता चला, फंगल सेल वॉल में काइटिन है, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोस है, बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है, और ये सारे जो है पॉलीसेकेराइड्स हैं। इससे हमने एक ने हमने 4 एमसीक्यूज कर लिए। कल को एक एमसीक्यू होता है कि जी फंगल सेल वॉल कंटेन्स, हमें पता होगा उसका आंसर काइटिन है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हमें पता होगा उसका आंसर क्या है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, हमें पता होगा कि यार ये जो है पॉलीसेकेराइड भी है और ये इटसेल्फ भी जो है पेप्टिडोग्लाइकन है, जो वो स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको क्या किया, लर्निंग बॉक्स में ऐड कर लिया। तो इस तरह जो है जितने ज्यादा पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं और विद एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, तो ये अच्छा होगा। अब अगर आप लोग गूगल से या कहीं से सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में अगर पास पेपर खरीदते हैं, तो आप लोगों को कभी भी उन चीजों की जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अब क्या है कि आप लोग चूंकि ताबीर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, और इसकी जो सबसे अच्छी चीज है वो यही है कि जो लर्निंग बॉक्स का फीचर है उसमें आप जो है आपको ये भी पता चलता है कि आपका एमसीक्यू जो है वो गलत क्यों हुआ है, उसका सही आंसर क्या है, और आप उसको अलग से साइड पे लर्निंग बॉक्स ये जो यहाँ पे बना आ रहा है, इसमें आप लोग इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कि यार मेरा ये गलत हुआ था, तो मैं इसको देख लूं कि यार मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक और उसको मैं ठीक कर लूं। अच्छा जी, विच टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स, अब मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि ये तो प्लांट्स के अंदर से सवाल है। अब आप लोगों ने एक और भी चीज रियलाइज की होगी, प्लांट्स के सवाल, मेरा ख्याल है तीसरा चौथा सवाल है जो प्लांट्स के अंदर से आ रहा है। तो प्लांट्स इसका मतलब है जो ट्रांसपोर्टेंट प्लांट्स है, ये बाकी चीजें हैं जो प्लांट्स रिलेटेड हैं, उनकी लाइक इंपॉर्टेंस है, और आपको जो है वो चैप्टर्स जो है उनको आपने जो है ज्यादा फोकस के साथ करना है एज कम्पेयर टू चैप्टर। जैसे अब आप लोग देख सकते हैं हमने तकरीबन ही हमारा कोई छठा या सातवां एमसीक्यू है, अभी तक किंगडम एनिमेलिया या प्लांटी जो है उनके कोई उस तरह के सवाल नहीं है कि जी फाइलम से और जीनस वगैरह से सारा कुछ। अच्छा जी, इसका भी हमने आंसर लगा दिया जी। फॉर इंस्टेंस हमने प्रोटीनोप्लास्ट तो नहीं लगाएंगे, एटियोप्लास्ट लगा देते हैं, गलत हो गया। हमने देख लिया कि जी कॉन्सेप्ट क्या है, उसने बता दिया कि जी अब देखें 4 ऑप्शन थी, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इटियोप्लास्ट। अब उसने हमें बता देना है कि जी अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है लिपिड्स को,
इटियोप्लास्ट जो है आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स दैट ग्रो इन डार्क। यानी आपको एक चीज तो ये है कि आपने देख लिया कि आपका गलत एमसीक्यू क्या है, आप लोग कहीं और से पास पेपर करेंगे, फिर आप लोग ये देख लेंगे कि जी उसका ठीक जवाब क्या था। फिर क्या होगा कि जो आपको जो ठीक जवाब पता चला आप उसका रट्टा मार लेंगे एक तरह से कि यार बस ये जो है ना इसका ठीक जवाब ये है, कल को ये पेपर में आएगा मेरे तो मैं ये करूंगा। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जी जो ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है, जो ऑप्शन ठीक है वो ठीक क्यों है। तो ये वाला जो फीचर है ना इसका, ये ताबीर एकेडमी का जो है ये मुझे बहुत पसंद है कि आप लोगों को हर चीज की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अब हमने चूंकि बायो के बहुत ज्यादा सवाल कर लिए, अब लेट्स गो टू इंग्लिश। 2018 पे मैंने क्लिक किया और अब हमारे पास जो है नेट का थोड़ा सा इशू है और उसके बाद जो वो लोड हो जाएंगे और फिर उसको जो है हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। इंग्लिश के एमसीक्यूज मैंने इससे पहले इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए भी थे और इससे पहले हमने इसके जो हैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए भी हैं। मैं एक मिनट अपना इंटरनेट कनेक्शन लेट मी। खोल के देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए आपके पास सवाल आ गया, ये इंग्लिश का सवाल हमारे पास आ गया। द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द ड्राइवर्स। अब न्यूजेंस नहीं होगा इसका जवाब, रिलक्टेंस नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन चीजों का जो मतलब है ना वो यहाँ पे रेलेवेंट बैठता ही नहीं है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है उर्दू में? लापरवाही। जब भी आप लोगों ने इंग्लिश की तैयारी करनी है ना, कोशिश करें कि बजाय कि आप वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का रट्टा मारें, आप लोग जो हैं देखें कि जो जो उस जो लफ्ज आप याद कर रहे हैं उसका उर्दू में मतलब क्या है। क्योंकि जब हमने 2019 में अपना एग्जाम दिया था तो उसके बाद से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि आपको जो आपकी वोकेबलरी के अंदर वर्ड्स इंक्लूडेड हैं उनके मीनिंग से ज्यादा ना उनको सेंटेंस में यूज करना और पुट करना जो है ना वो ज्यादा किया जाता है। जैसे यहाँ पे नेग्लिजेंस हमने कर दिया, उसने कह दिया कि यार आपने ठीक किया, फिर आपने देख लेना कि जी इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब बच्चे कहते हैं कि जी इंग्लिश के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब आप लोगों को वो बताएगा कि जी क्या। अब देखिए न्यूजेंस का मतलब होता है अनोयंस बीइंग कॉज्ड और फेल्ट। नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है, रिलक्टेंस का क्या मतलब होता है, रिग्रेट का क्या मतलब होता है। हेंस नेग्लिजेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यानी उसने आपको बता दिया कि जी बाकी जो गलत ऑप्शन है वो गलत क्यों है और जो ठीक ऑप्शन है वो ठीक क्यों है। तो ये जो चीज है ना लाइक ताबीर एकेडमी की, दिस इज pretty much impressive. I dash caution in interpreting this result. I urge caution, I assert caution, I assure, I approve caution. अब जैसे मैं तो चाह रहा हूँ कि चूंकि सेशन आप लोगों का ज्यादा लेंथी ना और मुझे अब इसका चूंकि जवाब अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं पड़ा, मैं इसका जो है ये कर दिया, मैंने सब कर दिया। अब उसने कह दिया कि जी गलत है, आपने जो है यस कह दिया, उसने बता दिया कि जी अर्ज इसका ठीक मतलब करेक्ट आंसर है। अर्ज क्यों इसका ठीक आंसर है? क्योंकि अर्ज का उसने मतलब बताया हुआ है परसिस्टेंटली परसुएड, यानी किसी को लगातार जो है उसको मनाने की कोशिश करना। तो उसने बता दिया कि जी ये ऑप्शन आपका ठीक क्यों है। तो इंग्लिश में अब आपने देख लिया, हमने बायो के बहुत ज्यादा सवाल देखे। जो बायो के हमने सवाल देखे थे दोज weren't ओनली फ्रॉम 2018 या कोई पुराने पेपर्स। वो चूंकि मैंने ऑल वाली ऑप्शन सिलेक्ट की हुई थी तो वो रैंडमली आ रहे थे, यानी उसमें से 21 के सवाल भी थे, 20 के भी सवाल थे, 19 के सवाल यानी जो मेरा एग्जाम था उसके सवाल भी थे और 18 के सवाल भी थे। इसी तरह हम लोगों ने इंग्लिश का देख लिया कि द न्यू टीचर शोड नो डैश अबाउट हिटिंग द स्टूडेंट्स। नो कोटेशन तो नहीं होगा, क्वाम्स क्वेक्स मुझे क्वाम्स लग रहा है, फॉर इंस्टेंस मुझे क्वाम्स लग रहा है। मैंने जी इसको सबमिट किया, ठीक हो गया, लेकिन आई वाजंट श्योर, मैं 100% श्योर नहीं था कि मेरा ये जवाब ठीक है या नहीं। मुझे बस ये पता था कि जो कोटेशन गलत होगा, क्वेक्स गलत होगा, क्वेरल भी गलत होगा। मैंने क्या किया जी, फिर भी मैंने देख लिया कि यार जो क्वैम्स है उसका मतलब क्या होता है। उसने कहा जी एन अनईजी फीलिंग ऑफ डाउट, तो मुझे पता चल गया कि हाँ यार ये इसका मतलब है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको लर्निंग बॉक्स में ऐड करना है। कल को जब मैं दोबारा से अपनी इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं जो हूँ आप लोगों को वो यानी जब मैं कल को कराऊंगा तो मैं देख लूंगा कि यार मेरा ये जो था ना वर्ड ये वीक था और मैंने इसका मतलब जो है ना मुझे उस वक्त नहीं पता था प्रॉपर और मैंने इसको कर लिया। अब हम इंग्लिश का एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज तो काफी हद तक इस तरह के ही हैं, ग्रामर रूल्स से रिलेटेड, वर्ड्स को यूज करना, सेंटेंस कंप्लीशन, उस तरह के सवाल ही जिस तरह के आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। और चूंकि मैंने जो है ये 2019 का, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया पेपर खोला हुआ है, 2019 चूंकि हमारा पैटर्न ही ये था
कि जो हमारी वोकैबुलरी के लफ्ज थे उनको हमने सेंटेंस के अंदर पुट करना था। तो ये अब हमारे पास सवाल आ गया कि जी द पेरेंट्स वर स्टन्ड व्हेन दे सॉ द चिल्ड्रन हैड क्रिएटेड कंप्लीट। इसका होता है मेहम होगा, आई गेस मेहम होगा, यस मेहम होगा, ठीक है। देख लिया, लेकिन अगेन आई वाजंट 100% श्योर। मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्सेप्ट लर्न करूंगा, मैं देखूंगा कि यार बाकी मतलब जो चीजें हैं उनका क्या मतलब है, और मेहम जो है वो यहाँ पे ठीक क्यों है। मैंने इसको लर्निंग बॉक्स में ऐड किया एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। तो ये तो हो गया कि जी आपने बायो के सवाल देख लिए, आपने इंग्लिश के सवाल देख लिए, और अगेन मैंने जिस चीज पे वो एम्फेसाइज किया वो यही थी, स्टेटमेंट को पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, एंड तक पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, जो ऑप्शन बहुत ही गलत है उसको क्रॉस आउट करना है, जो ऑप्शन थोड़ी सी बेहतर लगे उनमें से फिर आपने चूज करना है कि यार ये वाली ठीक होगी या ये वाली ठीक होगी। और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग जब प्रैक्टिस फेज में हैं और आप लोगों ने एक एमसीक्यू जो है उसको फॉर इंस्टेंस रॉन्ग कर दिया, फिर आपने क्या करना है कि अगर रॉन्ग हो गया है उसको आप उसका कॉन्सेप्ट लर्न करें, जो ऑप्शंस गलत हैं वो गलत क्यों हैं, जो ठीक है वो ठीक क्यों हैं। और फिर आप अगर ताबीर एकेडमी को यूज करते हैं तो आप उस चीज को अगर अपने लर्निंग बॉक्स में ऐड करेंगे तो कल को ये होगा कि जब आप लोग ओवरव्यू कर रहे होंगे कि यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक था, मेरा ये टॉपिक वीक था, तो वो आप लोगों को जो है ना हेल्प हो जाएगी कि यार आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कौन से एमसीक्यूज गलत किए थे, क्यों गलत किए थे, उसके पीछे ठीक कॉन्सेप्ट क्या था, और आपका जो गलत कॉन्सेप्ट था वो क्या था। अब हम लोग फॉर इंस्टेंस 2020 का केमिस्ट्री का पेपर खोल लेते हैं। तो हम लोग अब केमिस्ट्री का पेपर हमने खोल लिया। अब उसने बता दिया कि जी विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी, पहला सवाल आ गया, आप लोगों ने देखा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें जो है रिएक्शन या फॉर्मूला वगैरह जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड द फर्स्ट। अच्छा, अब मुझे चूंकि ये कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री के हैं ये लोग हम लोग इतना नहीं पढ़ते एमबीबीएस के अंदर, और मुझे इसका फर्स्ट से अगर जवाब ना था मैं कह देता हूँ कि जी फर्स्ट वाली जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो पॉजिटिव होती है। बाकी अब उसने कह दिया कि जी आपका कॉन्सेप्ट गलत है, हम यस करेंगे, उसने हमें बता देना है कि जी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। उसने कह दिया कि इट इज द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट्स आउटरमोस्ट शेल, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड एनर्जी इज लॉस्ट, तो फर्स्ट ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब आप लोगों को समझ लगी कि जी ये इसका ठीक जवाब था, बाकी इसका गलत जवाब है। कल को अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, ये ऑप्शंस थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि यार अच्छा इसका जवाब ये है, तो आप एक तरह से अपनी रिवीजन भी कर रहे हो, एक तरह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हो। इसको हम लोगों ने ऐड कर देना लर्निंग बॉक्स में। लर्निंग बॉक्स को में ऐड करने से क्या होगा कि कल को जब मैंने मजीद जब अपनी स्क्रूटनी करनी होगी, पेपर से पहले देखना होगा कि यार मैं एक दफा वो सब चीजें तो देखूं ना जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी या जो मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे, तो उस चीज में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। द बॉन्ड विच इज कॉज्ड which is based on attractive forces between oppositely charged ion is द बॉन्ड। अब ये होता है आयनिक बॉन्ड होता है, आई गेस इट्स आयनिक बॉन्ड, हल्ला करे आयनिक बॉन्ड, हाँ। तो ये अब देखें आगे कि जी करेक्ट आंसर क्या है, हमने यस कर दिया, हमें पता चल जाएगा कि जी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। और अगर यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखी हुई तो व्हाट यू कैन डू इज के बाकी या तो आप अपनी बुक से टैली कर लें या यू कैन गूगल इट एज वेल, लेकिन जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगी कि जी आपने जो जवाब लगाया वो ठीक क्यों है। तो ताबीर एकेडमी का जो सबसे मजेदार फीचर है दैट इज कि जी आपको पता चल जाता है कि विच लाइक जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज है, वो आपका लाइक सॉरी वो जो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, किस चीज के बारे में वीक है, किस चीज के बारे में स्ट्रांग है। द कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट। अब मुझे अगर ये चीज नहीं याद तो मैंने इसको जी आई एल लगा दिया, ठीक है। अब उसने कह दिया कि जी गलत हो गया, हमने ये देख लिया, उसने हमें बता दिया कि जी जो लिथियम के साथ होता है वो वाला गलत होता है, सॉरी वो वाला जो है इनसॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करनी थी, एक तो ये है कि या तो वो सवाल की स्टेटमेंट को कर देता द कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल की जगह अगर वो इनसॉल्युबल लिख दे, इसका मतलब है कि आपने इनसॉल्युबल वाला बताना है। अगर उसने द कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिख दिया, इसका मतलब है कि आपने अगेन इनसॉल्युबल वाला ही बताना है। वो स्टेटमेंट को इस तरह भी मॉडिफाई कर सकता है, द कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, अगर वो सिर्फ पूछता है इसका मतलब है कि आपने सॉल्युबल वाला बताना है। और अगर वो कह देता है कि जी इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट, इसका मतलब है कि अगेन आपने जो है इनसॉल्युबल के एक्सेप्ट वाला यानी सॉल्युबल वाला बताना है। तो ये वो चीज है जो मैं कह रहा था कि स्टेटमेंट को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है। अब जैसे मैंने भी अभी चूंकि टाइम थोड़ा सा कम है तो मैंने वो
कैजुअली जल्दी जल्दी से पढ़ दिया और मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन स्टेटमेंट जो है आप लोगों के पास टाइम होगा, एंड अगेन जितना भी एम्फेसाइज किया जाए एमडी कैट की इंपॉर्टेंस को, वो कम है। आप एक बहुत बड़ा एग्जाम है, आप लोगों के मेरिट का बहुत बड़ा वो हिस्सा बनता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप एक दफा कर रहे हैं तो आप हक अदा करें कि यार हमने जब किया है तो वो हमने ना उसमें पूरी जान लगा के की है, हर सवाल को गौर से पढ़ा है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग सवाल की स्टेटमेंट्स को गौर से नहीं पढ़ते, और हम लोग अक्सर एमसीक्यूज के बारे में इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, जिस तरह हमारा वो ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट वाला था। मैं 100% श्योर होकर बैठा हुआ था कि यार इसका जवाब जो है ऑस्टियोसाइट्स ही होगा, बल्कि मैंने तो ये भी कह दिया कि जी मैंने तो हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था। क्या हुआ कि जी वो गलत आ गया। तो ये चीज आप लोगों ने गौर करनी है कि जब आप एक दफा एमडी कैट का एग्जाम दे आए हैं, फिर आपको जो ये टाइम है या जो सारा कुछ है ये नहीं मिलेगा। वो एग्जाम है, जितनी देर का है उस टाइम को यूटिलाइज करें। कुछ बच्चे होते हैं घंटा 2 घंटा गुजरते हैं, पेपर को फौरन से करके जो है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाते हैं। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर तो आप पैशनेट हैं, फोकस्ड हैं और वाकई आप सिंसियर अपने गोल के साथ, तो मेहनत करें और डिवोशन दिखाएं एंड तक। जो चीज है जिसमें हल्का सा भी डाउट है ना, या उसको बहुत गौर से पढ़ें, या फिर उसको है आप लोग अल्टीमेटली जो है ना एंड के लिए छोड़ दें। एक और चीज भी है, तबीर एकेडमी के ऊपर जो ये काउंटर चल रहा है ना, ये काउंटर आप लोगों का उस पे नहीं होगा, आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्जाम होता है उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे चलाने का मकसद ये कि आप लोगों को थोड़ा बताया जाए कि यार आपके पास जो है एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के 2 मिनट है, उसके अंदर अंदर आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है। द फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम इन फ्लेम टेस्ट इज, फॉर एग्जाम्पल हमने रेड कर दिया। मुझे ये चीजें याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत अर्सा पहले इनको पढ़ा था। उसने कह दिया कि जी सोडियम का ये कलर होता है, बेरियम का ये होता है, और रुबिडियम का ये होता है, और कैल्शियम का उसने ऊपर बता दिया कि ऑरेंज रेड होता है। ठीक है, तो ये इस तरह करते करते ना आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। कोशिश करें पास्ट पेपर्स तभी करने बैठे जब आपने अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को एक दफा कर लिया, स्पेशली द रिपीटर्स। चूंकि इस वक्त तक मैं तो उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अपना सिलेबस जो है एटलीस्ट एक दफा गो थ्रू कर लिया होगा। उनकी स्क्रूटनी भी हो जाएगी जब वो एमसीक्यूज करेंगे। और ऑब्वियसली जब आपने एक दफे एक चीज को किया हुआ है, आप तभी खुद को असेस कर सकते हो और जज कर सकते हो कि यार मेरी तैयारी कितनी है और मैं कितने पानी में हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, और अगर आप फिर करना चाहें, करने में हर्ज नहीं है, उसमें भी फायदा तो यही है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर आप उसमें ये नहीं जज कर सकते ना कि यार मेरी तैयारी कैसी है एमडी कैट की, है ऐसी है ये वैसी है। कर रहे तभी जब लाइक उसका हक अदा हो, यानी पास्ट पेपर्स आपने किए हैं, फुल डिवोशन के साथ किए, पूरी तैयारी के साथ किए, और फिर आपने खुद को जज करना है कि यार मेरा जो है वो कितना ठीक है कितना गलत है। अब हम आ जाते हैं पास्ट पेपर 2021 फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है कि मोस्टली फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना जल्दी आप लोगों को दिखा सकूं दिखा दूं। लर्निंग बॉक्स वाला आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि वो सारे जो फीचर्स वगैरह वो ऐड हुए हैं। लर्न कॉन्सेप्ट में क्या चीजें आ रही होती हैं, जो ऑप्शंस, यानी जिनको मैंने ये किया था कि यार मुझे ये आता है और मुझे अभी करने की जरूरत नहीं, या जिनको मैंने वो जो लर्निंग बॉक्स वाला फीचर है उसको सेव नहीं किया, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। और जिनको मैंने लर्निंग बॉक्स में ऐड किया था वो सेपरेटली यहाँ पे आ रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। आई गेस दिस इज, फॉर इंस्टेंस हमने ट्रांसवर्स वेव कर दिया, ठीक है जी। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब मुझे चूंकि अगेन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं याद, मैंने यस किया, उसने मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी, मैंने उसको लर्निंग बॉक्स में ऐड किया, देन आई मूव फॉरवर्ड। और इस तरह करते करते आप लोगों ने जो है अपने, अब ये देखें, अब ये सवाल आ गया एक ऐसा कि इसमें आ गया है फॉर्मूला वगैरह आ गया, और इसमें आपको जो है वो प्रॉपर फॉर्मूला डालेंगे। और एक और चीज बता दूं कि आप लोग जब अपना एग्जाम देने जाएंगे सेंटर में, तो आपको जो आप लोगों का रफ वर्क होता है उसके लिए अलग से शीट्स वगैरह जो है वो दी जाती हैं कि आप अपना वर्क वगैरह जो उस पर कर सकें। तो वो आप लोगों ने जहन में रखना है, ये नहीं कि आप जबानी कलामी नहीं आपको करने का कहेंगे, आप लोगों के पास वो शीट्स वगैरह होती हैं जिसके थ्रू आपने करना है। अब ये एक सवाल है, मुझे इसका चूंकि फॉर्मूला और आंसर्स वगैरह याद नहीं है, मैंने फॉर इंस्टेंस इसका 19.6 जवाब लगा दिया, मैंने सबमिट किया, और अब ये देखें अल्लाह की करनी देखेंगे जी वो ठीक हो गया। अब मैं कहूँ यार हाँ भाई मैं तो बड़ा, तैयारी मेरी अच्छी है और मुझे तो बड़ा कुछ आता है, दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। मुझे पता है कि यार मैंने तुक्का मारा है, मुझे ना फॉर्मूला पता है ना मुझे जवाब पता था, मैं कहूंगा कि हाँ यार मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। अब जो सबसे मजे की चीज जो ताबीर एकेडमी के बारे में जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ वो ये है, फिजिक्स के सवालों की जो एक्सप्लेनेशन है ना, मैंने बहुत वेबसाइट्स यूज की हैं, मैंने बहुत रिसोर्सेज यूज किए हैं, इस तरह के सवालों में अक्सर डंडी मार देते हैं। अभी वो प्रॉपर फार्मूला एक्सप्लेन नहीं करते, ये नहीं बताते कि फार्मूला में क्या चीज पुट करनी है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना, ऑल दैट। ताबीर एकेडमी की एक अच्छी बात है कि उन्होंने ये देखे तसल्ली से बताया हुआ है कि जी हाइट आपने प्रोजेक्टाइल की इस फार्मूला के थ्रू करनी होती है,
चूंकि वो वर्टिकली अपवर्ड गया, फिर आपने एंगल जीरो की, ये हो जाएगा, और फिर आपने मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। एक और चीज भी हो, कैलकुलेटर आप लोगों ने यूज नहीं करना होता जब भी अगर घर में तैयारी वगैरह करें, कैलकुलेटर से दूर रहें बिल्कुल, और अपनी मेंटल मैथ जो है उस पर काम करें। ये हमने लर्निंग बॉक्स में ऐड कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जो फॉर्मूला बेस्ड और जो आपके जो वर्किंग बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, वो बहुत सी जगहों पे जो है डंडी मार के उसको स्किप कर देते हैं। मेरे ताबीर एकेडमी की मुझे अच्छी बात ये लगी कि उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने फॉर इंस्टेंस इसको हमने 30 डिग्री कर दिया, दोबारा भी अल्लाह की करनी, बस देखें दोबारा ठीक हो गया। हमने कह देना कि जी हमें कॉन्सेप्ट इसका बता दें, फिर उसने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी किस किस तरह होगा एंड ऑल दैट। तो ये जो चीज है अब हमने देख ली कि जी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये सारा कुछ जो है ताबीर एकेडमी में सारा कुछ कवर हो रहा है। लॉजिकल रीजनिंग भी मुझे बताया गया कि वो भी ऐड हो जाएंगे सून। तो आप लोगों ने अगर, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये बंडल यूज करें, तो मैं तो आप लोगों को सामने तकरीबन 1 घंटे की डेमोन्स्ट्रेशन की है कि इसको आप लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, क्या फीचर्स इसके जो हैं अच्छे हैं। पास्ट पेपर्स करते वक्त आपने किन चीजों का ख्याल रखना होता है, और सिर्फ पास्ट पेपर्स ही नहीं, अगर आप कोई और भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पास्ट पेपर्स की अपनी क्या सिग्निफिकेंस होती है। एक आखिरी एमसीक्यू देखेंगे, इसके बाद फिर मैं सेशन पे रिज्यूम करता हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिर आप लोगों के जो सवाल वगैरह होंगे वो हम देख लेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस, हमने कह दिया जी नेगेटिव है। अब उसने कह दिया गलत है, हमने कह लिया कि जी इसको हमें एक्सप्लेन करो। अब ये देखे पूरा उसने फॉर्मूला बताया हुआ है वर्क डन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स का क्या सीन होता है, और उसने हमें बता दिया कि जी पूरी उसने एक्सप्लेनेशन दी, जो उसने कह दिया कि जी बोथ जो है ए और बी करेक्ट होते हैं। लर्निंग बॉक्स में हमने ऐड किया, और कल को जब मैं अपने पेपर से एक दिन पहले जब मुझे होगा कि यार मैं देखूं मेरे कॉन्सेप्ट्स क्या वीक थे, तो मैं उसको जो है इसको देखूंगा कि यार मेरे ये एमसीक्यूज जो है गलत हुए थे, और इन चीजों पे मुझे काम करना चाहिए। रेटिंग मेरी तरफ से तो 5 स्टार ही है, क्योंकि वो बहुत स्मूथली और सारा कुछ बड़ा अच्छा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने सेशन के ऊपर, और फिर हम लोग आप लोगों के जो सवाल है उनका जवाब देते हैं। अच्छा जी, अब तो हम लोगों ने पेपर्स वगैरह जो है वो सारे हमने देख लिए। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, उनको ये बता दूं कि अगर तो आप लोग ताबीर एकेडमी का ये जो बंडल है इसको आप लोग यूज करना चाहते हैं, तो इसकी अभी जो प्रेजेंट कॉस्ट है उस पूरे बंडल की, दैट इज 1,000 रुपीज। और अगर आप लोग कहीं से कोई बंडल वगैरह खरीदते हैं ना, तो और इतने सालों का, तो वो आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन तो कहीं से मिलता ही नहीं है। सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो जो लर्निंग बॉक्स का फीचर है ताबीर एकेडमी का, दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी यूनिक। आप लोगों ने, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी ये बंडल खरीदें, आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। जब आप बंडल ओपन करने लगे, आपने प्रोमो कोड यूज करना है तलहा 30। ठीक है, TALHA 30। और फिर आपने जो है तलहा 30 का प्रोमो कोड यूज करने पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, विच रिड्यूसेस द प्राइस फ्रॉम 100 टू जस्ट 600 रुपीज। अगले 2 दिनों में अगर आप लोग प्रोमो कोड यूज करते हैं तलहा 30 का, आप लोगों को 40% ऑफ दिया जाएगा, और आप लोगों की जो कॉस्ट है वो 1000 से रिड्यूस होकर काफी, मैं कहता हूँ कि ये आप लोग जो आराम से पॉकेट मनी से कर सकते हैं, या जिस तरह भी आप लोग करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, आप लोग अपनी तैयारी को असेस भी कर सकते हैं ऑल दैट। तो 700 रुपीज तब होगा अगर 30%। वट आई हैव बीन टोल्ड इज कि तलहा 30 पे 40% है, इफ आई एम, अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, तलहा 30 का प्रोमो कोड यूज करने पे 30% ऑफ दिया जाएगा, इट्स नॉट 40, आई एम वेरी सॉरी। और वो जो है 700 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोगों को कोई सवाल वगैरह है, तो आप लोग वो जो रेज हैंड वाली ऑप्शन होती है वो कर लें, एंड फिर आप लोग जो अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, उस्मान नवाज हैं, वो अपना अनम्यूट करके ना जो सवाल उनका है वो पूछ लें।
सर एमडी कैट के लिए एकेडमी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है? एमडी कैट में देखिए एकेडमी का पर्पस असल में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि आपने जो है लेक्चर्स लेने होते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह डेवलप होने हैं, और दूसरा जो एकेडमीज का मेन रोल होता है वो इस चीज का होता है कि आपने अपने जो पेपर्स वहां पे होते हैं, जो टेस्ट वगैरह वहां पे होते हैं, वो आप लोग जितने ज्यादा सॉल्व करते हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, और आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो सारा कुछ हो रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से बच्चे एकेडमीज को फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सके थे, तब जो है बच्चों ने घर बैठ के तैयारी की। मैं अगर आपको अपनी बहन की बात बताऊं, आज से 2 साल पहले छोटी बहन ने मेरी एमडी कैट दिया था, सारी प्रिपरेशन जो है उसने घर में की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी शी गॉट एडमिशन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो एक बात आपको बता दूं कि अगर तो आप लोग एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आप लोग कहेंगे जी आप लोगों का दाखिला नहीं होगा। आप लोगों का बड़े आराम से दाखिला हो सकता है, उसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी एकेडमी ज्वाइन करना जो है वो कोई लाजमी चीज है और वो करनी ही करनी है। इंपॉर्टेंस अगेन मैंने बताया लेक्चर्स तक है, टेस्टों तक है। अब लेक्चर्स जो है आप लोगों को यूट्यूब पे बड़े आराम से मिल जाते हैं, गूगल पे इतनी ज्यादा वेबसाइट से बड़े आराम से मिल जाते हैं। टेस्ट वगैरह के लिए जैसे ताबीर एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, इस तरह बाकी भी एकेडमीज के टेस्ट वगैरह गूगल वगैरह से मिल जाते हैं। तो वो उसके आप लोग अगर घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप लोग उस लेवल की भी कर सकते हैं जिस लेवल की आप लोग एकेडमीज जाके कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस उसकी जो है वो कंपनसेट हो सकती है अगर आप बेशक घर बैठ के भी पढ़ना चाहते हो तो। अगर कोई और सवाल पूछना चाहते तो वो रेज हैंड वाली ऑप्शन आएगी आप लोगों की, वो आप लोग करेंगे तो फिर आप लोग अपना अनम्यूट करके सवाल पूछ लें। जी सवेराज A21S, आप अपना सवाल पूछ लें। सवेरा A21S जो है वो अपना सवाल काइंडली पूछ लें। चैट बॉक्स में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आप चैट बॉक्स को देख लें तो वहां पे सबने अपने क्वेश्चन ड्रॉप किए हुए हैं। अच्छा अच्छा मैं जो बच्चों ने सवाल पूछे हुए हैं चैट बॉक्स में, मैं उनमें से जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले आ रहा है कि दिस ईयर एमडी कैट विल बी ऑनलाइन, तो उसका जवाब है बिल्कुल ऑनलाइन होगा, और जिस तरह लास्ट ईयर टैब्स वगैरह पे हुआ था उसी तरह ही होगा, और इसी वजह से ही है इस साल भी जो रजिस्ट्रेशन फीस आपने देखी है वो 6,000 है। तो वो उसकी वजह यही है कि वो सारा टैब्स वगैरह पे होगा। सर कैन वी प्रिपेयर एट होम, अभी मैंने मिसाल दी कि पिछले साल और उससे पिछले साल मेरी अपनी बहन ने घर बैठ के प्रिपरेशन की थी और एडमिशन भी हो गया था। तो वो आपने जो है बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं लेनी, आराम से आप लोग घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेटेड देखें, अगर आपने अपना गोल सेट किया हुआ है और अगर आपको पता है कि यार मैंने जो है ना, अब जैसे मैं अगर आपको अपना बताऊं मेरी मोटिवेशन क्या होती थी, मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में है 300 सीटें हैं, बच्चे जिन्होंने अप्लाई करना है उसके अगेंस्ट जिन बच्चों ने एमडी कैट देना है वो 80,000 है। अब उन 80,000 में से अगर मैंने पहले 300 में से आना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा गोल है, मेरा पैशन है कि मैंने यहाँ पे जाना है और मैं उस पर समझौता कर ही नहीं सकता। तो दैट यूज टू बी माई मोटिवेशन कि यार मेरा गोल बड़ा सेट हुआ हुआ है और मैंने बस उसको अचीव करके रहना है। किसी को भी सर पे सींग नहीं निकले हुए और पर नहीं होते किसी को भी लगे हुए। मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट था, और बस यही है कि जब पेपर देना है अपना बेस्ट दें, तैयारी करते हुए बेस्ट दें, ताकि कोई रिग्रेट ना हो कि यार काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। और यही मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए कि आपने गोल सेट कर दिया, आपने देखना है कि यार मैंने तो अपना गोल सेट किया है, मेरे साथ कंपेटिटर्स कितने हैं, और फिर उनमें से आपने कुछ ऐसा करना है कि आप जो है सारों से आगे निकल जाए। दैट यूज्ड टू बी माय मोटिवेशन। व्हाट इज द टोटल टाइम फॉर एमडी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई गेस इट्स 3.5 आवर्स। जो पीएमसी का
जो है आप लोगों का सिलेबस है, मेरे ख्याल है उसके ऊपर मेंशन्ड है कि टोटल एमसीक्यूज जो है और टोटल टाइम कितना है। मुझे अपनी बारी हमारे मेरे ख्याल है 2.5 आवर्स होते थे, आप लोगों के लिए 3 या 3.5 आवर्स होते हैं। एग्जैक्ट आप लोग पीएमसी की वेबसाइट से जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं। सर शुड वी गो फॉर पीएमसी पेड टेस्ट, तो उसका आंसर है यस। अगेन एक प्रैक्टिस, जो भी चीज आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही है ना, एंड आपकी एक्सेस है उस तक, तो लाजमी करें। पास पेपर्स हैं, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, इंपॉर्टेंस दें नए वालों की। लेकिन जब कंटेंट खत्म हो गया तो पुराने वालों पे भी चले जाए। हैं तो पास पेपर्स ही है ना, हैं तो एमडी कैट के एग्जाम ही हैं, तो आपके बुक के अंदर से ही है ना, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगी। सर एकेडमी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑन ट्रैक, उसका भी मैंने जवाब दे दिया। व्हाट विल बी द क्लोजिंग मेरिट दिस ईयर, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो एमडी कैट की वजह से काफी कम हो गया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मेरा जो हमेशा से जो एस्टिमेट में हम लोग लगाते हैं, इस साल मेरे ख्याल है 89 था, अगले साल या सॉरी इस साल जो पिछले साल 89 था, इस साल हमें लग रहा है कि एक्सपेक्टेड जो है 89, 90, 91 के अराउंड होगा, और इतना ही रहता है। पिछले साल बच्चों के 1100 मार्क्स आए हुए थे एफएससी में, और लेकिन एमडी कैट में नंबर कम आए थे। इस साल अब वो 1100 वाला जो काम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो कोरोना वाली पॉलिसी तो खत्म हो गई है। और लेकिन एमडी कैट जो है वो अगेन डिपेंड करेगा डिफिकल्टी लेवल क्या है, बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो 89, 90, 91 के अराउंड ही फ्लक्चुएट करेगा। सर जिनकी बेस अच्छी ना हो वो कैसे तैयारी करें? देखिए बेस आपकी अच्छी है नहीं है, अगेन फंडामेंटल चीजें यही हैं, थॉरली पढ़ना है बुक को, और कोशिश करें कि जितनी ज्यादा उस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। लेक्चर्स वगैरह लें उस चीज को, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखें, उस चीज को समझने की कोशिश करें। बेस अगर तो आप लोग ये सोच के बैठ गए ना कि मेरी तो बेस वीक है, तो आप लोग दिमागी तौर पे आप लोग ना बिल्कुल हार मान जाएंगे। आपने इस चीज को छोड़ दें कि यार मेरी बेस स्ट्रांग है या नहीं है। आपने कहना है कि यार बस मैंने ना डट जाना है, और आपने कहना है कि यार बेस मेरी स्ट्रांग है या नहीं है, दैट इज अ थिंग ऑफ पास्ट। मैंने अब जो है अपना बेस्ट देना, और मैंने जो है आउट परफॉर्म कर देना हर किसी को, तो आपकी बेस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बेस अब यही है ना, जब आप लोग एमडी कैट देने बैठोगे जब इस साल, फर्स्ट ईयर की चीजें बच्चों को भूली होती हैं। बेस फर्स्ट ईयर की अच्छी क्या बुरी भी नहीं, नील होती है, लेकिन बच्चे मेहनत करते हैं ना, फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं ना जो इंक्लूडेड है, तो वो आप लोग जो है उसको कर लोगे, उसकी टेंशन ना लो। वो आप लोग अगर लेक्चर्स लेते हो, बुक को थॉरली पढ़ते हो, अच्छी तरह से पढ़ते हो, समझ के करते हो, तो वो हो जाएगा। Can students of A-level background secure admission in public medical colleges like KE and AIMC? कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है। पब्लिक सेक्टर में करना तो रिलेटिवली इजी है। के और एएमसी में ये मसला होता है कि जो ए लेवल वाले बच्चे हैं उनकी जो इक्विवेलेंस होती है एफएससी के अगेंस्ट, उनके नंबर जो है ना वो कम लगते हैं अगर उनकी पूरी इक्विवेलेंस बनाई जाए। हाउएवर अगर आप लोग एमडी कैट में आउट परफॉर्म करते हैं बाकी सारों को, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मिसाल दूं, मैं 2019 में मैंने एमडी कैट दिया था, मेरे 195 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 इन एमडी कैट। जो टॉपर था हमारे साल का, उसके 199 मार्क्स आउट ऑफ 200 थे, एंड ही वाज एन ए लेवल स्टूडेंट, एंड ही गॉट एडमिशन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। इवन दो उसने जो है ए लेवल किया हुआ था और उसकी इक्विवेलेंस का मसला बना था। तो वो अगर आप लोग आउट परफॉर्म करें बाकियों को, तो आप लोग कर सकते हैं। योर सिस्टर वाज अ रिपीटर? नो, शी वाज अ फ्रेशर। बुक्स ऑफ विच बोर्ड आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर एमडी कैट? सबसे पहले आप लोगों ने अपने बोर्ड की बुक्स को प्रेफर करना है। जब वो कर लेंगे उसके बाद कोशिश करेंगे, अगर तो आपका कोई और बोर्ड है तो फेडरल वाली करें, और अगर आप लोग फेडरल वाले हैं तो आप लोग पंजाब की कर लें। लेकिन अगेन इस साल अभी जो है सिलेबस अभी आएगा, पीएमसी वालों ने कहा है कि उनकी प्रोविंशियल कमेटीज बैठेंगी, वो लोग इस जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करेंगे, कॉमन टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और अगेन उम्मीद है कि इस साल जो है कोई आउट ऑफ सिलेबस या कोई एक दो बुक्स वाला काम जो खत्म हो जाएगा। सर ताबीर एकेडमी पे एमडी कैट, मेरा ख्याल है जो ताबीर एकेडमी का जो पास्ट पेपर्स वाला सब्सक्रिप्शन है वो दैट इज मंथली 30 डेज के लिए आपको दिया जाता है, लेकिन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट दिस। वो अगर आप नहीं, वो 30 डेज के लिए नहीं है, इट्स वैलिड फॉर 1 ईयर। इट्स वैलिड फॉर 1 ईयर, 30 डेज का नहीं है वो। अच्छा, वो बता रही है कि जो ताबीर एकेडमी का जो बंडल है दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर, इट्स नॉट 1 मंथ, 1 ईयर के लिए वैलिड है। तो 1 ईयर तो मेरा ख्याल है इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप लोग अभी भी परचेज करेंगे तो आप लोग एमडी कैट तक आराम से उसको कर सकते हैं। सर हमें फेडरल बोर्ड की बुक पढ़नी चाहिए? तो इसका आंसर है कि पहले अपने बोर्ड की बुक करें, एंड इफ यू गेट टाइम तो या तो फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ लें, या फिर आप लोग वो पढ़ लें जो आप लोगों की जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह के नोट्स ना आप कुछ रिपीटर्स ने या कुछ जो सीनियर्स होते हैं उन्होंने शेयर किए होते हैं वो कर लें। शुड वी प्रिपेयर ऑल सब्जेक्ट्स एट वन टाइम?
मेरा जो तैयारी का जो तरीका था वो यही था कि हर चीज को पैरेलल लेके जाता था। केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, बायो का एक चैप्टर, इंग्लिश का एक चैप्टर। इंग्लिश के तो खैर चैप्टर नहीं होते थे, वो तो कॉन्सेप्ट ही होते थे। तो उसमें ये होता है कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैंने पहले केमिस्ट्री की, फिर बायो की, फिर फिजिक्स की, जब तक मैंने फिजिक्स को एंड करना है मैंने केमिस्ट्री भूल गया होना सारा कुछ, साथ साथ लेके चलते हैं तो कहीं ना एक होता है कि आप लोग तीनों चीजों को इकट्ठे लेके जा रहे हैं। सर कैन वी कंसर्न विद अदर बोर्ड्स बुक्स लाइक फेडरल? अगेन टाइम हो अगर तब करें, और उस पहले अपने बोर्ड की बुक करें फिर इसको करें। सर एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए अपनी कोई रेफरेंस बुक यूज की थी? इफ यस देन व्हिच वन? देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक है आपके अपने बोर्ड की, पहले उसको करें, देन गो फॉर फेडरल की जो बुक होती है अगर आप किसी और बोर्ड की हैं, और अगर फेडरल वाले हैं तो पीटीपी वाली कर लें। इसके अलावा कोई नोट्स वगैरह या कोई यूज करने अगर करना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं कर लें, लेकिन टेक्स्ट बुक्स की जो इंपॉर्टेंस है ना वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। Sir, we should go through the Punjab and Federal for each topic, or should we compare all topics of each subject? मैं तो ऐसे सजेस्ट करता था कि जो टॉपिक जब मेरी भी छोटी सिस्टर ने दिया था एमडी कैट, तो मैंने उसको यही कहा था, मैंने कहा था जो चीज पंजाब में लिखी हुई है ना वो पंजाब से ही करनी है, जो फेडरल में वो चीजें जो पंजाब में बिल्कुल ही नहीं लिखी हुई उसको करना है फेडरल से, क्योंकि पंजाब और फेडरल में अगर कोई चीज अगर दोनों में सेम चीज लिखी हुई है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और नॉलेज तो सेम ही है ना, लेकिन जो चीज पंजाब में बिल्कुल ही नहीं है लेकिन फेडरल के अंदर भी है और सिलेबस में भी लिखी है तो वो फेडरल से लाजमी करें। सर होल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसिडर होंगे या इलेक्टिव्स के? तो ये चीज अभी जो है फाइनलाइज होनी है, पीएमसी की मीटिंग होगी, पर इंशाल्लाह फिर उसका जो आउटकम होगा वो हम लोगों का एक इंस्टाग्राम पेज भी है डॉक्टर हमजा अशरफ के नाम से, यूट्यूब भी है, उसमें हम डॉक्टर अरशद तकी जो है चेयरमैन पीएमसी उनके साथ मीटिंग करेंगे तो वो जो हमें बताएंगे फिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सर जो रिपीटर्स हैं उनके एफएससी के मार्क्स, अगेन ये भी जो पॉलिसी है ये आनी है। सर मैक्सिमम मार्क्स कितने आने चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि अगर 210 पूरे मार्क्स है ना 211 का एम करें, छोटे एम जो है ना, बस एक ये चीज याद रखें, छोटा एम जो है ना वो छोटा इंसान करता है, आपने ऊंचा यानी फुल मार्क्स से भी ऊपर का एम करें तो कहीं ना कहीं आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सर 3 मंथ्स में एमडी कैट की प्रिपरेशन हो सकती है? मैं कहता हूँ इस चीज को आप छोड़ दें, आप आज भी अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, आप कहें कि आई एम नॉट वेस्टिंग एनी ऑफ माई टाइम, आज से मैं डेडिकेट होके ना पढ़ने लगी हूँ या पढ़ने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह 3 मंथ्स का 2 मंथ्स में भी हो सकती है, लेकिन अगेन शर्त ये है कि हार्ड वर्क करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, डिवोशन के साथ करनी है। पर डे स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? अगेन ये हर किसी का फर्क होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो पर डे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ कम पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि उस दिन आपने कितना पढ़ना है, आपकी जो पिक करने की स्पीड कितनी है, आपने लेक्चर लेना है कि नहीं लेना, आपने प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है, आपने पास पेपर करने हैं कि नहीं करने। मैक्सिमम टाइम दें, लेकिन स्टडी आवर्स डिफाइन ना करें, बस ये सोचें कि यार मैंने आज ये चीज करनी है और मैं जब तक ये कर नहीं लेता या नहीं लेती मैंने तब तक अपनी बुक को छोड़ना नहीं है, तब तक मैंने अपने फोन को हाथ नहीं लगाना। जब एक दफा कर लिया फिर आप आराम से रेस्ट वगैरह करो जो भी है। बलूचिस्तान बोर्ड बुक्स वर्दी टू रीड? देखिए बलूचिस्तान वाले अपने एफएससी के एग्जाम्स के लिए तो बलूचिस्तान की बुक करें, लेकिन उसके अलावा जो है अपने बोर्ड की बुक को करने के बाद अगर आपका बलूचिस्तान बोर्ड है तो फेडरल वाली देख लें। टाइम मैनेजमेंट बताएं कैसे मैनेज करें? अगेन मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि टाइम का अब इतना इश्यू नहीं होता, क्योंकि आपको पर एमसीक्यू बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। अगर कोई एमसीक्यू मुश्किल लगता है उसको स्किप करके एंड पे करें, कोई लंबा लग रहा है, कोई वर्किंग वाला है, कोई जिसका फॉर्मूला वगैरह मुश्किल है उसको एंड पे करें। एंड वंस आप लोग जब आपके पास एंड पे टाइम बच गया तो आप लोग जो है फिर उसको आराम तसल्ली से कर लें। बायो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के चूंकि सिंपल होते हैं तो उसको आप आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 568 आउट ऑफ 600 मार्क्स इन इलेक्टिव दीज आर इनफ, इनफ हैं, लेकिन आप इस चीज को छोड़ दें कि आपके कितने नंबर है, क्योंकि अब वो एक चीज इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब आपने ये सोचना है कि एमडी कैट है मेरे सामने, टोटल मार्क्स उसके हैं 210, मैंने बस 210 में से 210 लेने हैं, ये भाई भूल जाएं इसको कि जी इलेक्टिव्स में कितने थे और टोटल कितने आए। ये करेंगे जी आपका जो 210 है उसमें से कितने मार्क्स आते हैं। एनी चांस ऑफ प्रोविंशियल एमडी कैट? अगेन ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग इसको अभी जहन से निकाल दें, प्रिपरेशन पे फोकस करें। अगर प्रोविंशियल होगा भी तो अल्टीमेटली आपकी बुक्स के अंदर से ही सवाल आने हैं, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि अपनी टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करें, प्रोविंशियल होता है तो फिर तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा। तो अगेन तैयारी को पे फोकस करें, जो ये चेंजेस वगैरह हैं ये हर साल ही इस तरह होता है, कभी पीएमसी आएगी, कभी पीएमडीसी आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी सवाल जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, कभी नंबर कम ज्यादा हो जाएंगे, तो वो उस चीज को छोड़ दें।
चांसेस का भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अगर कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह वो शेयर कर दी जाएगी। सर एमडीकेट का रिजल्ट 2 साल तक वैलिड होता है, इसका आंसर यस है कि 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। सर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज को इजीली कैसे किया जाए, उनकी स्टेटमेंट्स को इजीली गेट नहीं किया जाता। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने बस ये देखना होता है कि आपको गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, और फिर आपने जो गिवन डाटा है और फिर आपने ये देखना है कि आपसे ढूंढने के लिए क्या कहा हुआ है। उन 2 चीज़ों को आपने जब ज़हन में रखना है तो आपके ज़हन में खुद ही फ़ॉर्मूला आ जाएगा कि यार अच्छा मैंने अगर इस चीज़ को फाइंड करना है ना, तो इस ये वाली जो चीज़ है ये इस फ़ॉर्मूला में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़ोर्स फाइंड करनी है और आपको जो है वो वर्क डन और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपके ज़हन में आएगा कि अच्छा यार वर्क डन और ये सारे ना एक फ़ॉर्मूला में आते हैं। वो वर्क डन वाला फ़ॉर्मूला होता है फ़ोर्स इंटू डिस्टेंस, तो आपने उसको अंदर उसको पुट करके तो आपने आंसर निकाल देना है। Sir, kindly tell us which board books are best according to your opinion. You said that we must read our books first, but according to you, which board covers every topic? मेरा देखिए मैंने कोई बहुत इसको वो नहीं देखा डेप्थ से कि केपीके की बुक कैसी है, सिंध की बुक कैसी है, और बलूचिस्तान की बुक कैसी है। अगर तो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे चाहिए तो फेडरल की बुक मैंने सुना हुआ है कि वो बहुत अच्छी है, और अगर आप लोगों को कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए और वो जो बुक बहुत ज्यादा बच्चे यूज करते हैं तो वो पंजाब की बुक होती है। तो अगर करना चाहे तो ये कर लें, मेरे नजदीक ये दोनों बुक्स बेहतर हैं, लेकिन अगेन अपने बोर्ड की बुक जो है ना उसको लाजमी करें। एक सब्जेक्ट एक दिन में करूँ या सारों का थोड़ा-थोड़ा टाइम दूँ, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि आप या तो सारों को थोड़ा-थोड़ा टाइम दें एक दिन में, या आप एक दिन जो है बायो की, फिर अगले दिन फिजिक्स करें, फिर अगले दिन केमिस्ट्री करें, फिर अगले दिन दोबारा बायो, और इस तरह जो है ना वो 3 डेज़ में करते रहें। व्हाट शुड बी द रिफ्रेशमेंट्स फॉर एमडी कैट एस्पायरेंट्स? रिफ्रेशमेंट्स की मुझे समझ नहीं लगी कि एमडी कैट एस्पायरेंट इसका मतलब क्या है? अगर तो आप चाह रहे हैं कि जी बंदा अपने आप को रिफ्रेश किस तरह करे, तो एमडी कैट में सीधी सी आपको बात बताऊं, टाइम इतना कम होता है और स्ट्रेस इतनी ज्यादा होती है, मैं या तो सो जाया करता था या थोड़ी देर फोन यूज कर लिया, कोई वीडियोस वगैरह देख लिया, ऑल दैट। उसके अलावा जो है कोई बहुत ज्यादा जो है इस तरह की रिफ्रेशमेंट्स वगैरह नहीं की थी। हाँ ये है कि एमडी कैट एस्पायरेंट जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले ले, फिर उसकी ज़िंदगी में रिफ्रेशमेंट्स की ना खत्म ही नहीं होती। फिर वो जो है ज़िंदगी इतनी बन जाती है, बंदा कहता है कि यार मैंने जो एमडी कैट में इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ा था ना, वो उसके पैसे अदा हो गए हैं। यानी वो हलाल हो गया सारी जो मेहनत मैंने की थी। इंग्लिश वोकैब का क्या करना चाहिए? वर्ड्स के सिनोनिम्स भी करें, न्यू वर्ड्स आ जाते हैं। सो अब नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले आप लोग ये कोशिश करें कि सिनोनिम्स से पहले ना वो लफ्ज़ का जो मतलब है उर्दू में उसको समझें, और फिर 1 या 2 सिनोनिम्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसको याद कर लें। सर पीएमसी के सिलेबस में चैप्टर्स के बिलो कुछ टॉपिक्स हैं क्या, उन पर फोकस करें या कंप्लीट उन आप अपने आप को फिर से अनम्यूट कर सकते हैं, आप वीडियो ऑन करके। बढ़िया है। अच्छा सॉरी, वो मेरा ख्याल है माइक मेरा म्यूट हो गया था। सो आई वाज सेइंग कि वो आ रहा है कि जी हाउ मेनी एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके कितने एमसीक्यू हैं। तो मैं कह रहा था कि आप लोग जो है पीएमसी की वेबसाइट से जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लें,
एंड जब आप एक दफा उसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपका जो है वो आपको पता चल जाएगा कितने एमसीक्यूज हैं, कितने आपके जो हैं मार्क्स कितने हैं, हर चीज के कितने कितने एमसीक्यूज हैं, आप डिफिकल्टी लेवल क्या है, और फिर आपको ये पता चल जाएगा अल्टीमेटली कि वो सिलेबस में आपके मेंशन क्या क्या है। तो उसके लिए आप लोग जो है सिलेबस देख लें। 2022 का सिलेबस नहीं आया अभी तक, यही कहा जा रहा है कि 2021 वाला सिलेबस जो है उसको ही फॉलो करें। अगर चेंजेस होने हुए तो बहुत 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 कम होंगे, और अगर चेंजेस ना हुए तो फिर तो आप लोग ऑब्वियसली, फिर आप लोगों ने अगर सिलेबस किया होगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा। सर ऐसी कोई बात करें जो सुन के रिपीटर्स भी खुश हो जाएं। एक बात मैं बता दूं, रिपीटर्स जो है ना, अगर मैं किंग एडवर्ड में अगर मेरा एडमिशन हुआ था, हमारे साथ 30 to 40% या इवन 50% भी जो बच्चे जिनका दाखिला होता है वो रिपीटर्स होते हैं। इस साल 2021 के अंदर एक बच्चा है उकाशा खान, हमारा जूनियर, उसने चौथी दफा रिपीट किया और उसका एडमिशन हुआ केई के अंदर। तो इसी तरह बहुत से बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने रिपीट किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, और अल्टीमेटली चूंकि वो डिवोटेड रहे, अपने गोल से सिंसियर रहे, और उनका गोल था कि यार हमने जाना ही यहाँ पे है, तो अल्टीमेटली जो है उन्होंने जो है अपना गोल जो अचीव कर लिया। तो वो इंशाल्लाह आप भी बस डिवोटेड रहें तो आप जो है कर लेंगे। अच्छा, ये मैं आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर लेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने अगर कोई भी सवाल पूछना हुआ तो हम लोगों का एक इंस्टा पे पेज है डॉक्टर हमजा अशरफ के नाम से, यूट्यूब पे चैनल भी है, आप लोग उनको जाकर विजिट करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और फिर आप लोग जो है वो हमें सवाल अगर आपका कोई यहाँ पे मिस हो गया तो आप लोग वहाँ पे पूछ लें। सर पीएमसी के सिलेबस में चैप्टर के लोग कुछ टॉपिक्स किए हैं उन पर फोकस करें, कंप्लीट चैप्टर्स पर। जो टॉपिक्स मेंशन किए मैं पहले उन पे करें, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर कंप्लीट चैप्टर्स करें। सर रिपीटर्स के एफएससी में बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। अगेन मैंने इसका बताया था कि ये पॉलिसी अभी नहीं आई, ऑब्वियसली इसका कोई हल वो लोग निकालेंगे, और जब ये पॉलिसी आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी जाएगी। आप लोग बस अपने एमडी कैट के ऊपर जो है मेन फोकस रखें। सर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो क्या रिपीट करना चाहिए? अगर तो आप इस फील्ड के बारे में पैशनेट हैं फिर आप रिपीट करें। अगर आप पैशनेट नहीं और अगर आपको फोर्सफुली किया जा रहा है तो मेरी तो सजेशन ये है कि आप वो फील्ड परस्यू करें जो जिसके बारे में आप पैशनेट है। इंस्टा आईडी मैंने बताया डॉक्टर हमजा अशरफ, आप लिखेंगे जब इंस्टा के ऊपर तो वो आ जाएगी। वो मैं और मेरे बड़े भाई जो है हम दोनों उसको इकट्ठे चला रहे होते हैं, तो वो आपको ना आप वहां पे कोई सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। अच्छा जी, फाइनली सवाल आ गया सर ए लेवल की कोई बेस्ट बुक। देखें ए लेवल की बुक अगर तो आप एफएससी के स्टूडेंट हैं फिर तो ए लेवल की बुक करने का कोई कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ए लेवल के ही स्टूडेंट हैं तो फिर आप जो ए लेवल की जो बुक्स आप लोगों की जो आप लोगों ने पढ़ी हैं कोर्स के दौरान उसी को ही फॉलो करें, कोई अलग से जो है वो करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो अभी उन्होंने नंबर्स मांगे ही नहीं है, तो वो अभी तो आपको लाइक जरूरत है ही नहीं। जब आपने अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा तब वो पूछते हैं कि जी आपका रिजल्ट जो आ गया या अवेटेड है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमने पूरी वीडियो बनाई है, हमने खुद भी फिल करके देखा, उसमें तो वो मार्क्स मांग ही नहीं रहे, तो इसलिए आप उसको जो है ना अभी इग्नोर कर दें। एनी हाउ आई गेस द सेशन जो है अब हमें उसको एंड कर देना चाहिए है। कोशिश की हमने अपनी तरफ से कि आप लोगों को ताबीर एकेडमी के बारे में बता सकें, उनके पास पेपर बंडल के बारे में आपको बताया। अगेन बता दूं, तलहा 30 का अगर आप प्रोमो कोड यूज करेंगे 30% ऑफ मिलेगा। 1 साल के लिए वो बंडल जो है वो वैलिड होगा, और अगले 2 दिनों में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो ये आप लोग बंडल जो है इसको जो इस पे प्रोमो कोड है उसको अवेल कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल मिस हो गया हुआ तो वो काइंडली हम लोगों को मैसेज वगैरह कर दे तो हम लोग जरूर आप लोगों का जवाब देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब सेशन को कंक्लूड करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अच्छा पढ़ें, अच्छा पेपर दें, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगले साल किंग एडवर्ड में या कहीं पे भी इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।